हेलो एवरीवन, हाय। सो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के बारे में। देखो, जब भी कोई एक्ट बनता है तो सबसे पहले ये समझो कि वो बना क्यों है, उसका कारण क्या है उसको बनाने का, एंड उससे असर क्या पड़ेगा उस एक्ट से। तो देखिए, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट बना था, इससे हमने एनजीटी बनाया था। यानी कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जान लीजिए कि एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी क्यों? क्योंकि इसे एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे कि एनजीटी आखिर ये बना ही क्यों, वाई एनजीटी। तो देखो, जब भी कोई एनवायरमेंटल इशू होता है एंड उससे रिलेटेड केसेस होते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है, एससी, एचसी या फिर लोअर कोर्ट्स जो हैं, वो ऑलरेडी उनमें बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। एंड ऐसे में मान लो कोई भी ऐसा केस है जिसके लिए जल्दी से हमें कुछ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर हम उस केस में इतना वेट नहीं कर सकते उस प्रोजेक्ट के लिए। तो हमने क्या किया था, हमने एनजीटी को बना दिया था। तो इसका मेन रीज़न जो था, ताकि हम एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस, जो भी एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड है। सो सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनजीटी एक्ट 2010 के अंडर बनाया गया था इसको। इसका रीज़न ये था ताकि हम फास्ट डिस्पोजल कर सकें, कोई भी केस का जल्दी से हो जाए, इफ़ेक्टिव वे में हो जाए। ऐसा भी नहीं है कि हमने बस उसको कर दिया है, तो उसको इफ़ेक्टिव वे के अंदर भी हम कर दें, जो भी इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड है ना। अब इसको हमने इनेक्ट किया था आर्टिकल 21 के अंडर। आपको पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि इसको सीधा सीधा से कह देते हैं हम, ये है राइट टू लाइफ। तो इसी के अंदर ये है कि हमें क्लीन एनवायरनमेंट या फिर पोल्यूशन फ्री एरिया में रहने का भी हक है। हेल्दी एनवायरनमेंट हमको जो है, ये हमारा राइट है। ये इसके अंडर फंडामेंटल राइट बन गया है अभी। तो एक्चुअली ये हेल्दी एनवायरनमेंट, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, इवन राइट टू स्लीप, ये सब राइट टू लाइफ के अंडर आ जाते हैं, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर है। तो फिर हमने इसी के अंडर ये एनजीटी एक्ट को भी पास कर दिया था। तो अब आपको पहले इसकी बैकिंग समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, एनजीटी से फ़ायदा क्या है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला है कि हमने इसका जो स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चर का मतलब है जो कि हमने इसका जो भी स्ट्रक्चर बनाया है कि एनजीटी ऑपरेट कैसे करेगा, इस बॉडी की जो फंक्शनिंग के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया है, वो इस हिसाब से बनाया है ताकि हम जो भी है, हमारे जो एनवायरमेंटल केसेस हैं, वो काफ़ी फास्ट वे में रिज़ॉल्व हो जाएं और उनका बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाए। तो इससे क्या होगा, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड जो भी हमारे गोल्स या फिर प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो जल्दी से, या तो उनको बनना है तो अप्रूव हो जाएंगे, नहीं बनना तो रिजेक्ट हो जाएंगे। आई मीन पेंडेंसी जो है ये अच्छी नहीं है। तो इसलिए एनजीटी इस चीज़ में हेल्प करता है ना। एंड एनजीटी का ये एक इम्पोर्टेंट है, मैं इसको रेड लाइन से लिख देता हूँ कि एनजीटी के पास मैंडेट है कि उसे 6 मंथ्स के अंदर अंदर, याद रखिएगा, 6 मंथ के अंदर अंदर केस को डिस्पोज करना है। तो उनको जब भी हम अपील करते हैं, उसके 6 मंथ के अंदर अंदर उस केस को इन्हें डिस्पोज करना होता है। अब ये है कहाँ कहाँ एनजीटी कहाँ कहाँ से ऑपरेट करती है। तो आप मतलब इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांचेज हैं, सॉरी इसको हम बेंच बोलते हैं। तो जो प्रिंसिपल बेंच है एनजीटी की, वो कहाँ कहाँ से ऑपरेट करती है, तो देखो वो है न्यू दिल्ली में। सो एनजीटी की जो प्रिंसिपल बेंच है
वो न्यू दिल्ली के अंदर बनी है। अब एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो जुडिशरी से रिलेटेड जो भी मैटर होता है ना, वहाँ पे बेंचेस वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई हाई कोर्ट है और उसी की एक और कोर्ट है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर के अंदर है, स्टेट हाई कोर्ट, लेकिन वो जयपुर में भी है। तो जो जयपुर में ना, ये काइंड ऑफ उसकी एक ब्रांच है, आप ये मान लो। तो यहाँ पे ब्रांच वर्ड को यूज़ नहीं करते, जुडिशरी में हम बोलेंगे कि ये इसकी जयपुर बेंच है। सो एनजीटी का काम भी एक जुडिशल प्रोसेस है, केसेस को डिस्पोज कर रहा है, जुडिशल हियरिंग का काम कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे इसमें बेंच वर्ड का यूज़ किया गया। तो जो इसकी प्रिंसिपल बेंच है वो तो न्यू दिल्ली के अंदर है, लेकिन इसकी कुछ रीजनल बेंचेस भी हैं। रीजनल बेंचेस का मतलब वो उसके आसपास के रीजन में वर्क करती है। तो ये आप याद रखिएगा कि एनजीटी की रीजनल बेंचेस कहाँ पे हैं। जो वेस्टर्न जोन है वो है पुणे के अंदर, जो सेंट्रल जोन है वो है भोपाल में, जो सदर्न बेंच है वो है चेन्नई में, और जो ईस्टर्न बेंच है वो है कोलकाता में। सो इन दिस वे क्या पूरा इंडिया कवर हो जाता है। जैसे अज्यूम करो ये इंडिया का मैप है, तो मेन बेंच यहाँ दिल्ली में हो जाएगी, उसके बाद एक बेंच पुणे में है ईस्टर्न बेंच, एक बेंच इधर कोलकाता में है, एक बेंच यहाँ चेन्नई के अंदर है, और एक सेंट्रल बेंच है जो यहाँ कहीं भोपाल के अंदर है। सो इन दिस पूरा इंडिया कवर हो जाता है। सो ये था एनजीटी के बारे में बेसिक्स। अब हम बात करेंगे कि मेंबर्स ऑफ एनजीटी। देखो, जब भी कोई बॉडी पढ़ेंगे ना हम, तो उसमें उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे जब भी आप कोई बॉडी पढ़ते हो तो सबसे पहले ये जान लो कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की है या फिर स्टैट्यूटरी है, किस टाइप की बॉडी है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं। तीसरा है अगर उसके मेंबर हैं तो उनको अपॉइंट कौन करता है और कैसे करता है, उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तीसरा है उस बॉडी को पावर क्या क्या मिली हुई है। एंड लास्ट में अगर वो कोई चैलेंजेस वो फेस कर रहा है तो वो सब पढ़ते हैं। सो इसी स्ट्रक्चर में हम अब मेंबर्स ऑफ एनजीटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, वो करेंटली 10 एक्सपर्ट मेंबर्स हैं एंड 10 जुडिशियल मेंबर्स हैं। सो ये है प्रेजेंट की, यानी कि इस वक्त जो भी सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो ये है कि 10 एक्सपर्ट मेंबर होंगे और 10 ही जुडिशियल मेंबर्स होंगे। लेकिन जो एक्ट है वो हमें प्रोवाइड करता है कि इसके अंदर 20 हो सकते हैं ईच, यानी कि 20 एक्सपर्ट मेंबर्स हो सकते हैं, 20 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। ऐसा हमें इस एक्ट के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन हमने प्रेजेंटली इतने ही लोगों को अपॉइंट किया हुआ है। अब सबसे पहले जब भी कोई बॉडी है और उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है, उसका चेयरमैन होता है। तो हम पढ़ेंगे कि इसका चेयरमैन कौन होगा। तो चेयरमैन जो होगा वो या तो सर्विंग या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए किसी हाई कोर्ट का, या फिर जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। आप देख लीजिए, बहुत ही प्रेस्टिजियस लोगों को यहाँ पे दिया है जो कि बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हैं हमारे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में, जुडिशरी के स्ट्रक्चर में। यानी कि जो सर्विंग या रिटायर्ड है, चीफ जस्टिस होने चाहिए वो हाई कोर्ट के, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज होने चाहिए, वो चेयरमैन के लिए ये कंडीशंस हैं। ओके, और ये जुडिशियल मेंबर का भी काम करता है। मैंने अभी भी आपको बताया था कि 10 एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, 10 जुडिशियल मेंबर्स हैं। तो जो चेयरमैन है वो ये जुडिशियल मेंबर का भी काम करता है। फिर हम पढ़ते हैं जुरिस्डिक्शन। एनजीटी का
जुरिसडिक्शन क्या है? जुरिसडिक्शन मतलब वो एरिया जहाँ पे वो पावर विल्ड करता है। वो फिज़िकल एरिया भी हो सकता है एंड वो कंडीशंस, वो क्राइटेरिया जहाँ जहाँ ये एप्लीकेबल है, वो सब मतलब जिन भी चीज़ों से रिलेटेड ये डील कर सकता है ना, किसी जोग्राफिक एरिया के अंदर या फिर किसी मैटर के अंदर, वो किस किस चीज़ के ऊपर डील कर सकता है, ये सब उसका जुरिसडिक्शन है। अब एनजीटी तो ऑल इंडिया बॉडी है, तो जोग्राफिकली तो ये पूरे इंडिया के लिए काम करेगा। लेकिन अब हम जुरिसडिक्शन में ये पता करना है कि किन किन केसेस, किन किन मैटर्स के अंदर काम करता है। तो देखो, जुरिसडिक्शन क्या होता है? जब भी आप जुरिसडिक्शन की बात करो तो दो चीज़ों पे ध्यान दो। एक होता है ओरिजिनल और एक होता है अपीलेट। ठीक है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मतलब फर्स्ट टाइम, फर्स्ट हियरिंग उसके पास जा सकती है, वो उसका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है। एंड अपीलेट के अंदर क्या होता है? वो केस बाय केस, केस बाय केस उस तक पहुंच जाता है, वो अपीलेट जुरिसडिक्शन के अंदर आता है। तो एनजीटी के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में क्या होता है? तो इसके लिए एक स्टेटमेंट है कि मैटर्स ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसे मैटर्स जिनके अंदर, जो मान लो कोई भी प्रोजेक्ट बनने वाला था या फिर कुछ भी हम ऐसा काम करने वाले हैं जिसके अंदर एनवायरनमेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उठता है। सब्सटेंशियल मतलब एक फेयर अमाउंट ऑफ, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी बात है, काफ़ी अच्छी खासी बड़ी बात है, ऐसे बोलते हैं ना, काफ़ी बड़ी बात थी वो। तो अगर ऐसे सिचुएशन में है और इस केस में ये सिचुएशन अराइज हो रही है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कंट्री में कि इसके इन्वायरमेंट का काफ़ी बड़ा मुद्दा है, वो यहाँ पे एनजीटी के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, यानी कि हम डायरेक्टली एनजीटी के पास जाके इसको अपील कर सकते हैं इस बात की। मतलब हम डायरेक्टली उन वहाँ जाके ही उस केस के लिए बात कर सकते हैं। यानी कि अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन और रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट क्या है? मान लो कोई कम्युनिटी है एट लार्ज अफेक्टेड, कम्युनिटी एट लार्ज अफेक्टेड यानी कि काफ़ी बड़े स्केल पे मान लो कोई कम्युनिटी अफेक्ट हो रही है, या फिर पब्लिक हेल्थ डैमेज हो रही है एट अ ब्रॉडर लेवल, यानी कि काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर पब्लिक हेल्थ डैमेज हो रही है। ये सब एग्जांपल्स थे। तो ये केस क्या है, आप अब इनको देखिए, अगर कोई कम्युनिटी है एट लार्ज अफेक्ट हो रही है, मतलब एक बड़े स्केल पे पूरी कम्युनिटी अफेक्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो ऐसे केस में ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन बन जाएगा। और या फिर कोई पब्लिक हेल्थ डैमेज हो रही है बहुत ही ब्रॉडर स्केल पे, तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली ये बनेगा ही मुद्दा। तो ये हो जाएगा इसके ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में। अब देखो, एक है, ये तो हो गया, हमने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन देख रहे थे। सबसे पहले हमने इसका पहला केस देख लिया कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो अराइज होता है तो वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आ जाता है। जो दूसरा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर पॉइंट पढ़ेंगे हम, वो ये है कि डैमेज टू एनवायरनमेंट ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटी। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे कि एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है, तो वो केस भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर हम एनजीटी के पास भेज सकते हैं। अब डैमेज स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है? जैसे मान लो कोई पोल्यूशन है, कोई रिवर को पोल्यूट कर रहा है, डायरेक्ट डिस्चार्ज कर रहा है, पॉइंट डिस्चार्ज हो रहा है रिवर में, या फिर कोई माइनिंग हो रही है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, या फिर किलिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है एनिमल्स की। अब ये सब में क्या है, हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट हो जाएगा। सॉरी, आई थिंक मुझे पोचिंग वाला एग्जांपल नहीं देना चाहिए क्योंकि ये मोर ऑफ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कंसर्न है। बट आप वो केसेस देखिए जहाँ जहाँ पे एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है,
तो अगर ऐसे ऐसे सिचुएशंस अराइज हो जाती है ना, तो उस केस में भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है एनजीटी के पास। तो मैंने एनजीटी के आपको 2 ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस पढ़ाए हैं। पहला है जब भी कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन अराइज होता है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, या फिर डैमेज हो रहा है एनवायरमेंट का किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी के वजह से। नाउ अब यहाँ पे क्या है ना कि इसकी एक शॉर्टकमिंग ये थी कि जो ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन है ना, इसको एक्ट में डिफाइन नहीं किया। तभी मैं भी आपको कुछ इसी तरीके से एग्जांपल्स देने की बात कर रहा था। अब जैसे सब्सटेंशियल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब हम जैसे लिटरल मीनिंग पे जाओगे तो सब्सटेंशियल क्या होता है, समथिंग दैट इज़ वेरी लार्ज इन अमाउंट, यानी कि जो काफ़ी बड़ा है, बड़े स्केल पे है। अब कितना बड़ा होना चाहिए कि वो रिलेटेड एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए, वो इस एक्ट में डिफाइन नहीं है कि ये सब्सटेंशियल बोल तो रखा है, लेकिन क्या क्या स्केल है जब उसको हम सब्सटेंशियल कंसीडर करेंगे। सो ये था एक इस एक्ट के बारे में कि इन्होंने कुछ डिफाइन नहीं किया है। अब देखो, मैंने आपको एनजीटी क्या है, किस टाइप की बॉडी है, वो स्टेचुटरी है, उसको कितने टाइम के अंदर केस को डिस्पोज करना है, किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंडर उसे बनाया गया है, किस टाइप के वो केसेस लेती हैं, उसके हेडक्वार्टर्स क्या कहाँ हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया है। बॉडी, उसका चेयरमैन कौन होना चाहिए, उसके लिए जो कंडीशंस हमारे को दी है वो मैंने आपको बता दिया है। उसका जुरिसडिक्शन है वो किन 2 मैटर्स के अंदर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है वो आ गया है। अब हमने कुछ बेसिक मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं एनजीटी के। नेक्स्ट आता है पावर्स। अब अगर कोई बॉडी है तो उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या पावर्स दिए हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होना चाहिए ना, वो ये है कि मान लो एनजीटी कोई ऑर्डर दे रहा है, तो क्या वो नॉर्मल कोर्ट्स की तरह बाइंडिंग है, मतलब या तो एडवाइजरी भी होता है कई बार, तो बाइंडिंग है या नहीं है, ये पहला क्वेश्चन है कि वो बाइंडिंग है या नहीं है। तो इसको मैं फिर से रेड पेन से लिख देता हूँ कि ये बाइंडिंग है, यानी कि एनजीटी जो भी हमारे ऑर्डर्स देगी तो वो बाइंडिंग होंगे। दूसरा है, इसी की पावर्स में सबसे पहले हम देखते रहिए कि ये बाइंडिंग है। दूसरा है पावर टू ग्रांट रिलीफ। पावर टू ग्रांट रिलीफ यानी कि ये ऐसी बॉडी नहीं है जो हाथ पे हाथ रख कर बैठी रहती है। आई मीन अगर मान लो इसने कुछ लेजिस्लेशन या फिर कहीं भी कुछ दिक्कत हो रही थी, उससे रिलेटेड कोई ऑर्डर दिया, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ केसेस ही सुना सकती है। यानी कि अगर मान लो कोई इंसान था जो कि अफेक्ट हुआ था, या फिर कोई भी इंडिविजुअल, कंपनी, कुछ भी जो भी अफेक्ट हो रहा था मान लो किसी एनवायरनमेंट के वर्क की वजह से, तो इसके पास ये भी पावर है कि उसको रिलीफ दे सकती है। अब वो रिलीफ कैसे हो सकता है, कंपनसेशन हो सकता है, वो पैसे के मामले में भी हो सकता है, वो टाइम भी हो सकता है, मान लो किसी टाइम रिलेटेड लेजिस्लेशन की वजह से कुछ नाटक हुआ था या जो कुछ भी है, पर ये इसके पास उनको रिलीफ दे सकती है। अगर मान लो उसके पैसे का लॉस हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी का लॉस हो गया है इस एनवायरनमेंट एक्टिविटी या किसी भी काम की वजह से, तो वो उसको पैसों में भी कंपनसेशन दे सकते हैं, या फिर जो भी उसकी डैमेज हुई है उन सब के ऊपर कंपनसेशन दे सकती है। तो ये थी इसकी सेकंड पावर, दैट इट हैज़ पावर टू ग्रांट रिलीफ। फर्स्ट थी कि ये बाइंडिंग होते हैं इसके ऑर्डर्स। थर्ड है, इसके पास पावर है ऑल सिविल केसेस जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड है। ऐसे सिविल केसेस, जो भी सिविल केसेस अराइज हो रहे हैं जो इन्वायरमेंटल इश्यूज या फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी कि ऐसे केसेस जो भी सिविल केसेस हैं, यानी कि आपको पता है केसेस किस टाइप के होते हैं। केसेस जनरली 2 ही होते हैं, हम पढ़ते हैं, एक तो सिविल केस होता है, एक क्रिमिनल केस होता है। क्रिमिनल का वो जो स्प्रेड है वो काफ़ी लिमिटेड है। हम जानते हो कौन सा केस सिविल हो जाएगा, कौन सा केस क्रिमिनल हो जाएगा। तो जब भी कोई ऐसा सिविल केस आता है जिससे इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड है, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन अराइज हो रहा है उस इशू की वजह से, जो कि जो शेड्यूल 1 है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट का। एक्चुअली जो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है, इसके जो शेड्यूल 1 के अंदर है, तो इसके अंदर कुछ लॉज हैं
उन लॉज की एक लिस्ट है इसके अंदर शेड्यूल 1 में। अब वो क्वेश्चन मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन था जो इन पे ऊपर लॉज बना सकता था एनजीटी, या इन लॉज के आसपास वर्क करेगा, वो मान लो यहाँ पे ओवरलैप हो जाता है वो क्वेश्चन उस चीज़ से, तो उस केस में भी एनजीटी हियरिंग कर लेगी। अब ये थर्ड पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मैं आपको जैसे बताता हूँ, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। देखो क्या होता है, मैंने क्या कहा था कि इसके पास सारे सिविल केसेस जो कि इन्वायरमेंटल इशू से रिलेट करते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि जो कि शेड्यूल 1 जो एनजीटी के शेड्यूल 1 के अंदर जो लॉज है ना उनके इम्प्लीमेंटेशन से अराइज हो रहा है, मतलब उनसे लिंक्ड है ना, तो उस केस के अंदर भी एनजीटी के पास इसको हियर करने की पावर है। अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आप जो शेड्यूल 1 है ना, ये एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसके अंदर आपको लॉज बता देता हूँ क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले ये वाटर कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 ये आता है शेड्यूल 1 के अंदर, या फिर वाटर कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो कि 1980 का है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो कि 1981 का है, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये आप सभी जानते होंगे 1986 का है, और पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अब क्या है, ये जो एक्ट्स हैं ना, ये सब इसके शेड्यूल 1 में है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। तो इनसे रिलेटेड जो भी लॉ है ना, उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी एनजीटी ही हेल्प करता है, एनजीटी ही इन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाता है। यानी कि कल को अगर कोई इनके अगेंस्ट जाता है तो उनके केसेस भी एनजीटी ही सुनेगा। तो मान लो कोई भी ऐसा इशू आ रहा है जो कि मान लो सिविल केस है, लेकिन वो इससे रिलेटेड है, यानी कि मान लो कोई दो लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है और एक इंसान एक्चुअल में वाटर को पॉल्यूट कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल 1 के अंदर आ गया एनजीटी के, तो एनवायरमेंटल इशू के अंदर आ गया। तो यहाँ पे एनजीटी इसको हियर कर सकती है। यानी मान लो दो पार्टीज़ की लड़ाई है एंड उसमें एक एयर को पॉल्यूट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो शेड्यूल 1 जो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक्ट के अंदर जो शेड्यूल 1 है, इसके अंदर ये एक्ट में मेंशन है, इन एक्ट के ऊपर एनजीटी को काम करना होता है, तो फिर ऑब्वियसली वो केस एनजीटी ही सुनेगा। तो ये भी इसकी पावर हो जाएगी। दूसरा है, अब एनजीटी किन किन मैटर्स पे सुन नहीं सकता, ये तो वो केसेस बताए मैंने जहाँ पे आपको ये सुन सकता था, जैसे कि जो वाटर का एक्ट है 1974 का, वाटर सेस एक्ट है 1977 का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल एक्ट है 81 का, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है 1991 का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का। तो ये तो एक्ट हैं जिनके ऊपर एनजीटी वर्क कर सकते हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन पे, लेकिन कहाँ नहीं कर सकता, इट कैन नॉट डू हियर। सबसे पहले है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, या फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का, या फिर जो भी ऐसे लॉज हैं जिन्हें स्टेट्स ने इनेक्ट किया है जो कि फॉरेस्ट और ट्री प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है, एक्सेट्रा वगैरह, तो इनके अंदर है ना एनजीटी काम नहीं करेगा। इनसे अगर कोई मैटर है ना, जैसे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड मैटर आ गया है, वहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नहीं हियर करेगा उस केस को, वो उसके पास कोई पावर नहीं है इनसे डील करने की। अगर वो फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई एक्ट है, उससे रिलेटेड कोई पावर नहीं है, या फिर कोई स्टेट ने फॉरेस्ट्री वगैरह के प्रिजर्वेशन के लिए कोई एक्ट बना रखे हैं या लॉ बना रखे हैं, तो उससे रिलेटेड भी कोई पावर नहीं है एनजीटी के पास। सो ये आप याद रखना कि ये कहाँ कहाँ नहीं सुनता है। एक्चुअली ये याद रहना चाहिए कि WPA और IFA ये दो काफ़ी फेमस एक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनसे रिलेटेड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल काम नहीं करेगा। अब देखो क्या होता है
कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनसे अबाइड होके ही कोई भी जुडिशल वर्क है वो हो रहा है। यानी कि जैसे कि मान लो कल को कुछ केस है ना, तो उसके लिए हमने बैकिंग में कुछ एक्ट दे रखे हैं, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ये सब एक्चुअली इनके प्रिंसिपल्स, इनके बेसिस पे वो लॉज या फिर जो भी है सज़ा देंगे, या फिर इनके इंटरप्रेट करके ही वो अपना जजमेंट देंगे। तो सिमिलर वे में एनजीटी कहाँ सुनता है, एनजीटी किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ऐसे कहते हैं कि ये जो भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908, इससे ये बाउंड नहीं है, इट इज़ नॉट बाउंड टू इट। यानी कि ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अकॉर्डेंस में ही काम करेगा, ये उसके बाउंड नहीं है। सो क्या काम करेगा? इट विल वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये यहाँ पे याद रखिएगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करेगी। यानी कि इनको जो लगता है दैट दिस इज़ द ट्रू थिंग, ये चीज़ होनी चाहिए। एंड वी ऑल नो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है। आई मीन कोई चीज़ हम सिर्फ बाउंड नहीं है कि वो बुक में क्या लिखा हुआ है, वो अबव द होराइजन, मतलब जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन किसी चीज़ का पॉसिबल है, जो पॉसिबल होना चाहिए, जो हमारी साइकिक समझाती है हमको, जो नेचुरल जस्टिस के लॉज होते हैं, वो उन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक बुक में जो लिखा है कि हाँ इसके हिसाब से ये होना चाहिए, अब व्हाट इफ़ हम जानते हैं कि ये सही नहीं है, इससे बेटर हो सकता है, तो हम उस केस में क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं कि यस दिस इज़ ट्रूली, ये है सच्चा न्याय। तो ये है, उनको फॉलो करता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इनके अकॉर्डिंग ये वर्क करने के लिए अलाउ है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, ये इससे भी बाउंड नहीं है। अब एक्चुअली क्या होता है ना कि ये दो, आप इसके पीछे का अगर रीज़न समझोगे ना कि एनजीटी को ऐसा पावर दिया ही क्यों है, तो देखो क्या होता है। जैसे मान लो कोई रिवर पॉल्यूट हो रही है, रिवर पॉल्यूट हो रही है, अब लेकिन हम एग्जैक्टली किसी एक इंसान को पिन पॉइंट नहीं कर सकते ना दैट ही इज़ द कॉज। ये पर्सन या फिर ये कंपनी या फिर ये कम्युनिटी के लोग, ये लोग स्पेसिफिकली इस रिवर को गंदा कर रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते, ये हम नहीं पिन पॉइंट करके कह सकते। तो ऐसे केस में क्या होता है, जनरली हम जो सिविल केसेस पढ़ते हैं, क्रिमिनल केस पढ़ते हैं, वो एविडेंस के बेसिस पे चलते हैं कि सबूत दिखाओ कि इस इंसान ने किया है, इसका सबूत दो, फिर हम इसको सज़ा देंगे। तो अगर ये ऐसा होने लग जाता ना, तो फिर तो कभी कोई केस आगे बढ़ता ही नहीं ना, क्योंकि गंगा रिवर पॉल्यूट हो रही है, उसके एविडेंस हम क्या लेंगे कि ये पॉल्यूट हो रही है, इसका एविडेंस है, तो वो तो सबको पता है कि वो पॉल्यूट हो रही है, उसके एविडेंस की किसी की ज़रूरत ही नहीं है ना। एंड उसको कौन कर रहा है, वो उसका एविडेंस हम दे नहीं सकते। हम क्या गंगा घाट पे बैठे किसी पंडित को ले जाएंगे कि हाँ देखो इसने किया था, इसने बहुत सारा ना वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, फूल पत्तियाँ डाली है जिससे डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो रही है रिवर की, एंड ये कल्प्रिट है। तो ऑब्वियसली ये सब कोई सेंस नहीं है इन सब चीज़ों को बनाने का। इसीलिए ना जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, वो भी एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि वो कोई बाउंड नहीं है, इसके बिना भी वो काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हाँ यार एविडेंस लाओ, एविडेंस मिला तो ही, मतलब कहते हैं ना कि आप कल्प्रिट तभी हो जब आपके खिलाफ एविडेंस है। ऐसा कोई केस नहीं है यहाँ पे। तो ये जो दो हैं, ये दो मेन इसके प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करती है, और एविडेंस एक्ट, और ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इससे बाउंड नहीं है। इसको याद रखना आप, है ना। और तीसरा चीज़ देखो क्या होता है, कोर्ट के अंदर है ना, जब भी कुछ प्रोसीजर करना होता है ना, वो काफ़ी टेक्निकल होता है, वो इतना इजी नहीं होता। एनजीटी क्या है, एक इजी वे प्रोवाइड कर रही है। जैसे मान लो कोई कंजर्वेशन ग्रुप है जो कि किसी चीज़ से रिलेटेड काम कर रहा है, जैसे मान लो किसी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर किसी वेटलैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, एनजीटी के अंदर जाके उनको जो भी फैक्ट्स या फिर इश्यूज जो कि अराइज हो रहे हैं, उससे प्रॉब्लम अराइज हो रही है ना, तो वो लोग क्या है, एनजीटी में जाके काफ़ी इजीली उस चीज़ को समझा सकते हैं। यानी कि
जो भी टेक्निकल फ्लॉज, मान लो उधर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उससे रिलेटेड कि हाँ ये देखो ये फैक्ट्री बन रही है एंड ये फैक्ट्री इस वेटलैंड के अंदर अपना वेस्ट वाटर छोड़ रही है तो ये बुरा है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जैसे मान लो कोई कंजर्वेशन ग्रुप भी अगर काम कर रहा है ना, तो एनजीटी में जाके ये सब समझाना ज़्यादा आसान है उसके लिए। इट इज़ टेक्निकली मोर ईजी, और जो भी है वो इस अल्टरनेटिव्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जब भी वो कोई ऑर्डर्स, डिसीजंस या फिर अवार्ड्स, अवार्ड से मतलब जैसे मान लो कंपनसेशन दे रही थी, ठीक है, और डिसीजन वो दे रही है, या फिर कल को कोई ऑर्डर दे रही है कि हाँ हाँ दिल्ली के इस रीजन की ये फैक्ट्रियाँ बंद हो जानी चाहिए, ये अच्छी नहीं है पॉल्यूशन के लिए। तो मतलब मान लो उसने कोई भी ऑर्डर दिया, कोई डिसीजन दे रही है, या फिर कोई भी कंपनसेशन वगैरह अवार्ड दे रहे हैं, तो इस केस में यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल अप्लाई होंगे? यहाँ प्रिंसिपल अप्लाई होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। यानी कि जब भी कुछ ऐसा चीज़ होगी ना, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। मान लो उसने कोई ऑर्डर दिया, पॉल्यूशन से रिलेटेड ऑर्डर दिया, ऑब्वियसली क्लीन सिटीज़ होनी चाहिए हमारी। अगर उसने जो भी अवार्ड दिया, मान लो किसी को कंपनसेशन दिया, तो वो राइट लाइवलीहुड वगैरह, तो जो भी है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। और पॉल्यूटर बेस प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल यानी कि जो पॉल्यूट करेगा वो ही उसकी कंपनसेशन भी देगा। अगर कोई इंडस्ट्री किसी चीज़ को गंदा कर रही है तो ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ठीक करे, उससे रिलेटेड जो भी कल को दिक्कतें आ रही है, खर्च आ रही है, वो सब इसकी जिम्मेदारी होगी, इसको सब कुछ सुधारना होगा। ये था पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। अब देखो क्या है, रिव्यू। अगला चीज़ ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब अगर आपने जजमेंट दे दिया, मान लो उसमें कोई गलती थी, कुछ फ्लॉ था, तो क्या होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू की पावर है कि वो खुद ही के जजमेंट्स को वापस से रिव्यू कर सकता है, उनको चेंज भी कर सकता है। सिमिलर वे में यही पावर एनजीटी के पास भी दे रखी है। तो एनजीटी के रूल 22, एनजीटी रूल 22 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि ये खुद के डिसीजंस को रिव्यू कर सकता है। ये पावर है एनजीटी के पास। सो ऑलवेज रिमेंबर कि इसके पास रिव्यू करने की पावर है। और एनजीटी के, अगर मान लो एनजीटी अपना काम करने में फेल हो जाती है, यानी कि जो उसको दिया है, क्या क्या था कि उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर केस को डिस्पोज करना है, यही तो था। या फिर अगर मान लो उसके जजमेंट गलत थे तो उसको तो वो रिव्यू कर देगा। लेकिन कभी भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, एनजीटी फेल होती है, एनजीटी अपना जो उसको मैंडेट दिया है उसको करने में फेल होती है, तो फिर क्या होगा कि उसे हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं 90 डेज़ के अंदर अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू और अपील के अंदर मैंने आपको सिर्फ 3 ही पॉइंट्स बताए हैं कि सबसे पहले दैट यस, इसके पास खुद को डिसीज़न को रिव्यू करने की पावर है, रूल 22 में ऐसा लिखा है। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर एनजीटी फेल हो जाती है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट में हम जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं 90 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि सक्सेस ऑफ एनजीटी, एनजीटी ने क्या क्या चीज़ अचीव किया है। ये 2010 का एक्ट था ना, तो क्या क्या इसने किया है एक्चुअली, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के पर्सपेक्टिव से कि ऑब्वियसली अगर हमने कोई बॉडी बना रखी है तो कितनी हेल्पफुल है, कितना फ्रूटफुल है उसको बनाना, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो देखो, ऐसे कहते हैं कि इसने बहुत सारे एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स को प्रोटेक्ट किया है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रोका है, और स्मॉलर टाउन्स, देखो ऐसे बोलते हैं दैट इट प्रोटेक्टेड वास्ट एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इनमें कुछ फैक्ट नहीं है, ये आपको बस समझने हैं कि आप मेंस में लिख सकते हैं दैट इट प्रोटेक्ट्स वास्ट एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड। इसने पॉल्यूशन को, पॉल्यूटिंग कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज़ को रोका है जो कि मेट्रो सिटीज़ के अंदर हो रहा है। दूसरा है, इसने पेनलाइज किया है, पेनलाइज मतलब पनिश जो भी है, ठीक है। पेनलाइज का मतलब मैंने आपको बताया था, पनिश करना किसी को, मान लो उसने कोई लॉ रूल ब्रेक किया है,
तो ये पिनलाइज करती है एरेंट ऑफिशियल्स को। एरेंट मतलब जो काम सही नहीं कर रहे हैं, उन ऑफिशियल्स को ये पिनलाइज कर सकती है, यानी कि। और तीसरा है, इसने ट्राइबल कम्युनिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने में एनजीटी ने सक्सेस हासिल की है। जो पोल्यूटर प्रिंसिपल है वो, क्योंकि क्या होता है, कोई फैक्ट्री किसी जंगल में लगी है मान लो यहाँ पे, अब पॉल्यूटर जो है उसने अपना काम निकाल लिया, इसने अपने सामानों को बेच दिया, अपने प्रोडक्ट्स बना दिए, एंड ये मिलेनियर या बिलियनियर जो भी बन गया। लेकिन सफ़र कौन कर रहा है इसका? यहाँ से जो केमिकल्स निकल रहे हैं इसकी फैक्ट्री से, जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, इसकी वजह से जो आसपास रहने वाले लोग, ट्राइबल्स, वो लोग अफेक्ट होते हैं। लेकिन जैसे मान लो ये पोल्यूटर पे प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये सब इसकी ज़िम्मेदारी है, ये इन सबको ठीक करेगा। इससे क्या होगा, आसपास की कम्युनिटी भी अच्छे से रह पाएंगी। तो इस वे में इसने ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी हेल्प किया है। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको स्टार्टिंग में कि हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए किसी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है, इसके मेंबर्स कौन होते हैं, चेयरमैन के पास, चेयरमैन कौन होगा, ये किस टाइप की बॉडी है, स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, वो हमने देख लिया। कितने टाइम के अंदर इसको लॉ पास करना है या फिर मतलब रिलीफ ग्रांट करनी है, इसके पास पावर्स क्या क्या हैं वो हमने देख लिया। प्रिंसिपल्स किन पे काम करती है वो देख लिया। इसका रिव्यू और अपील जुडिडिक्शन कहाँ तक है वो देख लिया। इसकी सक्सेस के बारे में देख लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चैलेंजेस, एनजीटी क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। सो देखो, ट्रिब्यूनलाइजेशन, ये वर्ड आप याद रखना। सबसे पहला इशू में कहते हैं कि ये ट्रिब्यूनलाइजेशन हुआ है, यानी कि अब इस ट्रिब्यूनलाइजेशन को आप ऐसे समझो कि गवर्नमेंट ने मेंबर्स अपॉइंट कर दिए, जो कि इस जो भी ट्रिब्यूनल बनी है उसके लिए मेंबर्स अपॉइंट कर दिए, वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक और दिक्कत है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि मेंबर्स कई बार जुरिस्डिक्शन ओवरलैप कर जाते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल का, कब कल को इनके आपस में क्लैशेस आ जाते हैं, या फिर जो ट्रिब्यूनल में जो ऑफिशियल्स हैं इन दोनों के व्यूज़ अलग अलग हैं मान लो किसी चीज़ से रिलेटेड, तो उस वजह से ना कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है उसकी वर्किंग में, वो इतनी इफ़िशेंटली वर्क नहीं कर सकते। इसीलिए ये एनजीटी ने सबसे पहली प्रॉब्लम फेस की है। जैसे मान लो कल को हम बात करते हैं दिल्ली की, कि दिल्ली में कुछ पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अब कोई मेंबर कहता है कि हमको इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ऐसे ऐसे हार्श मेजर्स लेने पड़ चाहिए, ये ले लेना चाहिए, बट साथ में ऐसे कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसे केस में, या फिर कॉस्टली हो जाता है ऐसे केस में। तो इस वजह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि किसी मेंबर को लगेगा कि हाँ हमको इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कोई कहेगा नहीं डेवलपमेंट भी तो ज़रूरी है, हम सारा फोकस इन्वायरमेंट में ही थोड़ी रख सकते हैं, हम प्रिमिटिव रह जाएंगे, ऐसा मान लो उनको लगता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब अगला हम पढ़ेंगे, डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन। क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली ये आंसर देना इम्पॉसिबल है। इट्स अ ग्रे आंसर, ग्रे जोन में लाई करने वाला है, यानी कि या तो ये है या ये है, आइदर ब्लैक और वाइट। एक मिक्स्ड आंसर है इस चीज़ का, एक फिक्स्ड आंसर नहीं है, येस नो ऐसा कोई आंसर नहीं है। क्या ज़रूरी है वो इंसान की कंसेंसस पे डिपेंड करता है। तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ऐसे डेवलपमेंट करो और उससे इन्वायरमेंट पे अफेक्ट ना हो। ठीक है, तो इन्वायरमेंट पे तो इफ़ेक्ट होगा ही, है ना। तो अब क्या होगा, हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को बैलेंस वे में साथ साथ चलें। अगर डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं कुछ बिल्डिंग बन रही है या फिर कोई भी ऐसा काम हो रहा है, ब्रिज का प्रोजेक्ट हो रहा है, हाईवे का प्रोजेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से
इन्वायरमेंट, ट्रीज़, वहाँ पे इन सब पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ जस्ट अ मिसनोमर। ओके, सो ये एक चीज़ है कि हम ऐसा कहते हैं कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट हैंड इन हैंड नहीं जाते हैं जनरली, क्योंकि ये जाने के लिए बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है और इतना अभी हमारे पास है नहीं, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। तो देखो, दो ही ऑप्शन बचेंगे फिर ऐसे गैस में, या तो बहुत हाई इन्वायरमेंटल कॉस्ट लो या फिर हाई फाइनेंशियल कॉस्ट लो। हाई फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब पैसा खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है उसके अंदर, या फिर हाई इन्वायरमेंटल कि बन तो आसानी से क्या सस्ते में बन गया लेकिन उससे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया। एक्चुअली रियल टसल इन दो ही चीज़ों के अंदर है, हाई इन्वायरमेंट कॉस्ट या फिर हाई फाइनेंशियल कॉस्ट। अगर आप किसी चीज़ को सस्ते में निपटाना चाह रहे हो कहीं पे, तो उसकी वजह से हो सकता है कि उससे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। जैसे कि हमको बोलते हैं ना कि इंडस्ट्रीज़ को अपने एफ्लुएंट्स को ट्रीट करके डालना चाहिए, जो भी एयर से वह निकलनी है वहाँ पे उसके जो पार्टिकुलेट मैटर वगैरह निकल रहा है उसको सेटल करे, क्लीन एयर करे, उसको ट्रीट करके डाले। तो ऑब्वियसली ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा उसके लिए, सब कुछ को ट्रीट करना है, इवन अपने वेस्ट को भी ट्रीट करके रिलीज़ करना है। तो इस केस में फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन मान लो वो ऐसा नहीं करता, वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बनाता है, तो उससे उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट घट जाएगी लेकिन उस केस में इन्वायरमेंटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी कि इन्वायरमेंट जो कॉस्ट बियर कर रहा है उस पर जो इम्पैक्ट है वो हाई हो जाएगा। अब देखो, जैसे कि लीगल प्रोसेसेस के कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो इतनी सारी लीगल प्रोसेसेस आ गई हैं, जैसे कि एनजीटी में जाओ, सुप्रीम कोर्ट पे जाओ, हाई कोर्ट से रिलेटेड काम करो, बहुत सारे इन ट्रिब्यूनल्स में हम ध्यान दो, या फिर रेगुलेटरी रिजीम जैसे कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो इन सब में क्या हुआ है, हमने बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ बना दी है, बहुत सारा रेगुलेशन लगा दिया है इन्वायरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के ऊपर। तो इससे क्या हुआ है कि जो डेवलपमेंट कॉस्ट है ना, वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ही हाई हो चुकी है अब। मतलब किसी इंसान को कुछ भी करने से पहले ना बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना है। मेरे को यहाँ रोड बनानी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कल को इस रोड की वजह से एनिमल्स की लाइफ अफेक्ट ना हो जाए, इस वजह से मैं क्या करूँगा, एक अंडरपास दूंगा या फिर ऊपर से एक कॉरिडोर दूंगा जिस पे घास वगैरह भी लगी होगी जहाँ से एनिमल्स क्रॉस कर पाएँ। अब ऑब्वियसली हाईवे बनाने की ही कॉस्ट काफ़ी हाई है, फिर हमको ये सब भी काम करना है, तो इस वजह से क्या है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी। और इसका रीज़न क्या है कि हमने जो इतना लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस का जो ये वेब हमने डिज़ाइन कर दिया है ना, इतने सारे एनजीटी, एनटीसीए और बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये सब इतना कुछ बॉडीज़ हमने बना दिए ना, तो इतना रेगुलेशन आ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही थोड़े से कम हो चुके हैं, क्योंकि प्राइस बहुत हाई हो चुकी है, उसको बनाने की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई हो चुकी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट थिंग थी यहाँ पे कि हमने जब बात किया था ना कि डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन, तो इसका एक ये अभी हमने एक ओवरव्यू लिया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, क्या क्या चीज़ ये बोलना चाह रहा है। ठीक, एक एग्जांपल ये दिया हुआ है इसमें, वेब ऑफ रेगुलेशन नाम से। इसके अंदर क्या है कि जून 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि जो भी आपने उत्तराखंड का मैप देखा होगा, उत्तराखंड कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे तिब्बत है, यहाँ एचपी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ कहीं पे कॉर्बेट पार्क लाई करता है एंड यहाँ कहीं पे राजा जी पार्क लाई करता है। ये दोनों नेशनल पार्क हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क। तो क्या है, ये नेशनल पार्क्स में जो क्रिटिकल कॉरिडोर एरिया है, क्रिटिकल जैसे कि हम जानते हो जो टाइगर जोन्स थे या प्रोटेक्टेड जोन है ना, इनके दो जोन होते हैं, हम तो एक कोर एरिया बोलते हैं और एक बफर एरिया बोलते हैं, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे आगे। तो क्या होता है, इस टाइम में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है कि कोई भी ऐसी रोड जो कि क्रिटिकल कॉरिडोर
इन दोनों के बीच से पास होता है ना, यानी कि कॉरिडोर क्या होता है, जैसे ये नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क है, इसके जानवर यहाँ पे आपस में चल जाएंगे, ये कनेक्ट हो जाएंगे, तो उस चीज़ को, उस रास्ते को कॉरिडोर बोल देंगे। तो कोई भी ऐसी रोड है जो इस कॉरिडोर से अगर पास होगी ना, तो उसकी कंस्ट्रक्शन पे हॉल्ट लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि कई बार गाड़ियों से टकरा जाते हैं जानवर, उनकी डेथ हो जाती है, पर इससे वाइल्ड लाइफ अफेक्ट होती है, इससे एक बैरियर इफेक्ट क्रिएट होता है उनके नेचर में हम जब जाते हैं ना, तो उस केस के अंदर। सो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट था ये हरकत, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रोड थी ना, वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसके अप्रूवल के बिना ये रोड कंस्ट्रक्ट हो रही थी यहाँ पे, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हॉल्ट कर दिया था। एंड ये हाई फाइनेंशियल कॉस्ट का एक एग्जांपल दे रखा है कि 2018 के अंदर एनिमल अंडर पासेस बनाए गए थे NH-44 के बीनीथ। तो देखो क्या है, ये हमारा इंडिया है, तो NH-4 कनेक्ट करता है श्रीनगर कहीं यहाँ कहीं होगा ऑब्वियसली, ये लद्दाख वाला रीजन है, ये कश्मीर वाला रीजन है, तो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी यहाँ पे ये NH-44 लाया करता है। तो NH-44 है, ये मध्य प्रदेश के 2 टाइगर रिजर्व्स हैं, कान्हा एंड पेंच टाइगर रिजर्व। एक सेकंड वेट कीजिए, मैं आपको फ़ोटो दिखा। यहाँ देखो, ये है, तो यहाँ पे लाई करता है पेंच टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे लाई करता है कान्हा नेशनल पार्क। सो यहाँ से जो हाईवे था वो पास कर रहा था, तो उस केस में क्या हुआ था कि हमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, हम अंडर पास की बात कर रहे थे, तो क्या हुआ था, जो NH-44 पास हुआ था ना, उसके नीचे से एनिमल अंडर पासेस बनाए थे। क्या होता है, जैसे यहाँ से एनिमल क्रॉस वगैरह कर नहीं पाते, फिर रोड बन जाती है, तो एक बैरियर बन जाता है, जैसे यहाँ से रोड चल गई, यहाँ से रोड नेशनल हाईवे, तो ऑब्वियसली व्हीकल्स धीरे धीरे तो जाएंगे नहीं, तेज से जाएंगे, तो फिर क्या, यहाँ का एनिमल यहाँ नहीं जा पाता, यहाँ का एनिमल यहाँ नहीं आ पाता, और ये एक बैरियर बना देता है बीच में उसके। तो फिर क्या किया था, यहाँ पे इनको कहा गया था कि यहाँ पे ना एनिमल्स के लिए अंडरपास बना दो, ठीक है ना। तो ये मेजर्स कब लिए गए थे, वही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको ऑर्डर किया कि आप इसके नीचे अंडरपास बनाओ, ताकि ये जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो कॉरिडोर्स हैं, इनमें जो भी असर पड़ रहा है ना, उनको कम किया जा सके। तो इस ऐसे कई सारे मेजर्स हम लेते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। सो अब हमने जो भी था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 और NGT, उससे रिलेटेड जो कुछ भी स्टैटिक आपको जानना था वो जान लिया है टिल 2023 तक। आगे कुछ भी डेवलपमेंट होंगे वो हम करंट अफेयर में देख ही लेंगे। सो दिस वाज इट एंड चाओ।